सो वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो लास्ट क्लास में जाने से पहले मैंने कहा था कि अब इस सेशन में हम फॉर्मेट्स देखेंगे, ठीक है। अब इस लेवल पे शेड्यूल 3 सेक्शन 129 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत किस तरीके से अब बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी हमें ये देखना है। तो फटाफट अब मेरे साथ लिखना शुरू करें। पहले तो लिखें यहां पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट। लास्ट सीरियलिंग क्या थी? तो लास्ट शीट थी, मैं सीरियलिंग भूल गया, चलो कोई बात नहीं, आप सीधा ही डायरेक्टली लिखना शुरू कर दो। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1, तो बेटे बैलेंस शीट जब किसी कंपनी की बनाई जाएगी तो बैलेंस शीट अब आपको इस फॉर्मेट के हिसाब से बनानी है। एक बार मैंने लिख दिया, नेम ऑफ द कंपनी आप लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट। वैसे शेड्यूल ने बड़े क्लियरली ये भी कहा है कि अब आप एज ऑन नहीं लिखेंगे, एज एट लिखेंगे, करेक्ट। फिर आप रुपीस लैक्स में दिखा रहे हैं, करोड़ में दिखा रहे हैं, किस में दिखा रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे। तो ये जो बैलेंस शीट है, जस्ट ये लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूं कि ये वर्टिकल फॉर्मेट है। मैंने कहा था कि वर्टिकल फॉर्मेट्स हमें दिए हुए हैं, इन फॉर्मेट्स के हिसाब से कंपनीज को, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, अपनी फाइनेंशियल्स बनानी है, करेक्ट। एक कॉलम में मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में मैंने क्या लिखा? नोट नंबर, नोट नंबर। ये नोट नंबर क्या है ये अभी हम देखेंगे। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब बैलेंस शीट्स बनाई जाएंगी, हालांकि तुम्हारे लेवल पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिगर्स फॉर करंट ईयर, जो करंट ईयर है वो फिगर पहले लिखनी है, और फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर्स भी लिखनी है। लेकिन मैंने कहा इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिगर्स फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड या प्रीवियस ईयर। अगर मैं 2022-23 की, मान लेते करंट ईयर है, इसकी फिगर्स लिखूंगा तो मुझे प्रीवियस ईयर की फिगर भी लिखनी पड़ेंगी प्रैक्टिकल लाइफ में जब कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी लायबिलिटी साइड की तरफ आएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह भी बताया था कि लायबिलिटी साइड का अब नाम क्या हो गया है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब यहां पर मैंने वैसे डैश लिख कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड के कुछ आइटम्स होते हैं, वो हम एक अलग से नोट बनाएंगे और उस नोट का नंबर यहां पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया नोट नंबर 1, मैं नोट नंबर 1 में अलग से बैलेंस शीट बनाने के बाद शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो भी आइटम है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है,
फिर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं वो भी शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत आएंगे, वो आइटम्स को मेंशन करूंगा। तो शेयर होल्डर्स फंड, प्रीवियस ईयर की फिगर्स, सॉरी करंट ईयर की फिगर एंड प्रीवियस ईयर की फिगर। उसके बाद फिर सेकंड आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने, कुछ इन्वेस्टर्स ने अप्लाई करा होगा हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए और उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है, लेकिन अभी तक हमने उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे। तो एक तरीके से ये शेयर होल्डर से हमें मनी तो मिल गया है, लेकिन अभी तक हमने शेयर अलॉट नहीं करे, इसलिए ये हमारी पर एक तरह से लायबिलिटी है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उनका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, मिला नहीं है। उसके अलावा एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, करेक्ट। दूसरा मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम आएंगे अभी हम देखेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज, और ऑफ कोर्स फिर चौथा आइटम है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, उसके बाद हम इसको टोटल करते हैं। ये हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। फिर हम अपनी एसेट्स की तरफ, हम वर्टिकल फॉर्मेट में, अब टी फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी एसेट साइड को लिखेंगे। एसेट्स के अंदर जो मेजर हेड्स हैं, करेक्ट, याद रखना कि हम डिवीजन 1 के अंतर्गत बना रहे हैं। मैंने कहा कि जो जो कंपनीज इंड एस को फॉलो करती हैं वो डिवीजन 2 के हिसाब से बनाती हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। एसेट्स के अंदर एक तो हम लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। क्या लिखेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, करेक्ट। और दूसरा आइटम है करंट एसेट्स। यानी कि ये जो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने बनाया, इसमें मैंने केवल मेजर हेड्स लिखे। अब इन मेजर हेड्स के अंदर के आइटम कौन कौन से हैं उसकी भी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए, तभी तुम बैलेंस शीट अच्छी तरह से बना पाओगे। तो ये जो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, ये मेजर हेड्स के सहारे बनाया। अब जैसे कि हमें मालूम होना चाहिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कौन से आइटम आते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन से आइटम आते हैं, तो वो चीजें हम नोट्स के थ्रू प्रस्तुत करेंगे। ये मेरी शीट नंबर शायद 5 थी, अब मुझे याद नहीं है शीट नंबर कौन सी है, मैं 5 लिख देता हूं। फिर हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ए, शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इनफैक्ट इसको 1 कर दिया मैंने। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक तो होगा शेयर कैपिटल, सभी को मालूम है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हमने लिखा था ना शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, शेयर कैपिटल,
and reserves in surplus. अब रिजर्व इन सरप्लस के अंदर भी कौन कौन से आइटम आ सकते हैं, जैसे कि वैसे तो तुम्हें मालूम ही है लेकिन फिर भी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बहुत बारी बनाया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब आइटम जो हैं रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है। और प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट। तो जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है उनका हम टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, फिर इन दोनों का जो टोटल होगा वो हम अपने जो मेजर बैलेंस शीट है उसमें लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड के आगे। बात समझ में आ गई नोट्स का क्या मतलब है। उसके बाद है, फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। नॉन करंट लायबिलिटीज, वैसे तो तुम्हें मालूम ही है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है, लेकिन फिर भी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर भी कौन कौन से आइटम होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, जैसे कि डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या मतलब है, जिसकी की रीपेमेंट जो है वो आपने 1 साल के बाद करनी है, करेक्ट, 1 साल के बाद करनी है। उसके बाद फिर जस्ट वेट, शीट्स जो होती है ना, ये कुछ गिर रही है सीट्स पीछे, इसलिए मैं जरा इनको पहले सेटल कर दूं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की मैं बात बता रहा था, जैसे कि बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स वैसे तो एक ही चीज होती है, करेक्ट, लेकिन बॉन्ड्स में और डिवेंचर्स में हल्का सा फर्क ये होता है। जनरली बॉन्ड्स हम जो यूज करते हैं ना वर्ड्स, वो गवर्नमेंट कंपनीज के डिवेंचर्स के लिए करते हैं। तो और उसके बाद है टर्म लोन्स। टर्म लोन का मतलब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर दिए जाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। डिपॉजिट्स, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर एक तो तुमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर तुमने लिखा बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में तुम जब फाइनल लेवल पे पहुंचोगे तो तब पढ़ोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अब ये दिया हुआ है आइटम तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया शेड्यूल के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड का मतलब जो टैक्स लायबिलिटी अभी हमने पोस्टपोन करी हुई है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर फिर आप लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और एक
ये वर्ड से आपने घबराना नहीं है जैसे ही मैं लिखूंगा। अब मैंने जैसे ही लिखा ट्रेड पेएबल, आप बोलोगे सर ट्रेड पेएबल तो करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रेड पेएबल्स टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 months। ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर जिनको मैंने 12 महीने के बाद पे करना है, फिर उनको हम नॉन करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज मैंने लिखी। इसी तरह से अब आपको मालूम होना चाहिए करंट लायबिलिटीज। वैसे तो आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी अब करंट लायबिलिटीज के अंदर एक तो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, ऐसी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब है कोई भी जो लोन है, जो उधार मैंने लिया हुआ है, अगर 12 महीने से पहले मुझे पे करना है, लोन्स रीपेएबल विद इन 12 months। लोन्स रीपेएबल विद इन 12 months। बी ट्रेड पेएबल्स ट्रेड पेएबल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेएबल आते हैं। करेक्ट। करंट लायबिलिटी के अंदर एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, एक ट्रेड पेएबल है, फिर उसके अलावा अदर, ये मैं शीट किनारे रख दूं, शीट नंबर 7। उसके अलावा आता है सी अदर करंट लायबिलिटीज या अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी हैं? जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, मैच्योर्ड डिवेंचर। इसका क्या मतलब हो गया? मान लेते हैं हमारी कंपनी ने 4-5 साल पहले डिवेंचर इशू करे हुए थे, ये कह करके कि हम 5 साल के बाद वापस करेंगे, और मान लेते हैं कि अब 5वां साल खत्म होने वाला है। मान लेते हैं बैलेंस शीट की डेट के 2-3 दिन के बाद या 2-3 महीने के बाद 5 साल खत्म हो जाएंगे, डिवेंचर का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये डिवेंचर, भले ही ये डिवेंचर है, लेकिन बैलेंस शीट की डेट के 12 महीने के अंदर अंदर रीपेएबल है, तो इसलिए इनको फिर हमें करंट लायबिलिटी के अंदर लेना पड़ता है। करंट लायबिलिटी के अंदर भी अदर करंट लायबिलिटी में लेना पड़ता है। मैच्योर्ड डिवेंचर, मैच्योर्ड का मतलब जिनकी मैच्योरिटी की डेट अब आ गई है, मैच्योर्ड डिवेंचर्स, ठीक है ना। और क्या है इसमें? और फिर उसके बाद आप लिखो डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी के अंदर चौथी सब हेडिंग, करंट लायबिलिटी तो मेजर हेड है और ये सब हेड है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, या फिर जैसे कि आपने प्रपोज डिविडेंड, हालांकि अब प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ सकता कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक, तो इसलिए मैंने प्रपोज डिविडेंड नहीं लिखा। प्रोविजन फॉर
एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मान लेते हैं बैलेंस शीट की डेट के बाद आने वाले 12 महीने में कुछ एम्प्लॉयज रिटायर होने वाले हैं, तो हमें उनको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो उनके लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो ये थी आपकी लायबिलिटी साइड के आइटम। अब एसेट साइड को जरा देखें डिटेल में। एसेट साइड, एसेट साइड के अंदर हमने सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखा था। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहली हेडिंग है, वैसे तो फिक्स्ड एसेट होती थी, लेकिन अब इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी कुछ टेंजेबल होते हैं, कुछ इंटेंजेबल होते हैं। टेंजेबल जैसे कि लैंड है, जैसे कि बिल्डिंग्स है, जैसे कि प्लांट है, जैसे कि इक्विपमेंट है। मशीनरीज है। मेन हेडिंग है करंट एसेट, उसके अंदर भी सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी दो सब हेड है, एक तो टेंजिबल एक इंटेंजिबल। मशीनरीज या मशीन्स लिख दिया मैंने, व्हीकल्स, इसी तरह से इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गुडविल, जैसे कि ब्रांड्स, जैसे कि ट्रेड मार्क्स, कॉपीराइट्स, मास्ट हेड्स। मास्ट हेड्स क्या होते हैं? जैसे जो आप सुबह न्यूज़पेपर देखते हो ना, उनमें जो हेडिंग होती है, जो मेन हेड होती है, जैसे जो न्यूज़पेपर का नाम होता है उसको मास्ट हेड बोलते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द टेलीग्राफ, करेक्ट? मास्ट हेड्स। माइनिंग राइट्स, माइनिंग, कहीं खुदाई करने के जो राइट्स होते हैं, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, रेसिपीज, डिजाइन्स, लाइसेंसेस, जितने भी पॉसिबली मुझे याद थे मैंने लिख दिए, करेक्ट? तो इंटेंजिबल तो पहले तो नॉन करेंट एसेट के अंदर एक तो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं। फिर नॉन करेंट एसेट के अंदर एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और बी फिर उसके बाद, अच्छा जब मैं ये लिख रहा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो एक चीज का इसमें तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने टेंजिबल लिखा, इनटेंजिबल लिखा। अभी एक थर्ड कैटेगरी भी देखो इसी के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है,
बिल्डिंग कैपिटल नेचर की है। फिर फोर्थ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल। उसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल एसेट माना जाता है, अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, तो हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट है, अंडर डेवलपमेंट है। करेक्ट। तो अभी हमने नॉन करंट एसेट के अंदर एक ही कैटेगरी देखी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरी है बी, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर एक तो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, investments in debentures, bonds, etc. तो नॉन करंट एसेट के अंदर अभी तक हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखा। फिर तीसरी कैटेगरी है नॉन करंट एसेट के अंदर शीट नंबर 8। लेकिन वो तुम्हारे लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज शेड्यूल में दी होती है तो हमें लिखना पड़ता है डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, ऐसी डेफर्ड टैक्स एसेट्स होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसके बारे में एक्चुअली मैंने बताया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट, ये तो फाइनल लेवल में ज्यादा पढ़ोगे। डेफर्ड टैक्स एसेट, उसके अलावा फिर डी है लॉन्ग टर्म लोन्स। प्रॉपर्टी प्लांट नॉन करंट एसेट के अंदर ये चौथी कैटेगरी है। पहली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखी, फिर हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखी, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर भी जैसे कि कैपिटल एडवांसेस, जैसे आपने किसी को लोन दिया हुआ है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये कैपिटल एडवांसेस माना जाएगा। डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस receivable after 12 months. After 12 months. फिर उसके अलावा एक कैटेगरी है ई, उसको हम बोलते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर जैसे कि अब तुम्हें याद है जब मैंने शुरू में लिखाया था तो मैंने कहा था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को कहां दिखाएंगे, तो कोई भी ऐसा डेफर्ड एक्सपेंडिचर है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है तो उसको अदर नॉन करंट एसेट के अंदर अब हम दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद है दूसरा करंट एसेट। तो तुमने देखा नॉन करंट एसेट की 5 कैटेगरी है। अब है करंट एसेट। करंट एसेट्स की कितनी कैटेगरी है अब मुझे ये देखना है। करंट एसेट्स के अंदर एक तो हम लिखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म होगी तब तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
फिर है बी, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब जो है इन्वेंट्री, इसका मतलब इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, बचा हुआ स्टॉक, इसका मतलब इन्वेंट्री का होता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो इनका जो बचा हुआ स्टॉक है, इन्वेंट्रीज, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। फिर करंट एसेट के अंदर तीसरी कैटेगरी है ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जैसे कि ट्रेड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। फिर उसके बाद है डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर चेक्स या ड्राफ्ट्स, कैश इन हैंड, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, आदि शामिल होते हैं। अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स में जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। तो ये है आपकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के आपको अंदरूनी आइटम भी पता लग गए, यानी कि अब बैलेंस शीट के बारे में आपकी भरपूर और पूरी नॉलेज जितनी होनी चाहिए वो हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम बोलते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। STATE, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको भी जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, नेम ऑफ द कंपनी हमें लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा वो तुम लिखोगे। फिर तुम लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है वो तुम मेंशन करोगे। और जैसे कि मैंने कहा, रुपीस इन, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, करोड़्स में, वो मेंशन करोगे। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया जाएगा, मैंने पहले ही कहा है कि अब सब चीजें वर्टिकल फॉर्मेट में होंगी, तो इसमें एक कॉलम में तो लिखो पर्टिकुलर्स या डिटेल्स। इसी तरीके से फिर नोट नंबर, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था।
फिर अमाउंट, इसमें भी करंट ईयर की फिगर और प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने कहा वो सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ पे जरूरत पड़ती है, तुम्हारे लेवल पे हमें तो सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स मौजूद होंगी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि जो हमने सेल वगैरह करी है उससे जो भी मुझे अमाउंट मिलेगा वो मैं मेंशन कर दूंगा। मुझे उसका अलग से नोट बनाना पड़े तो वो नोट नंबर भी मैं यहां पर लिखूंगा, चाहे नोट नंबर 1 2 जो भी है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं अदर इनकम। टेक्निकली अदर इनकम कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले जो तुम टी फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड तुम लिखते थे, यानी लिखते थे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। देखो एक तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो इनकम हुई, जो कि बेसिकली सेल्स के थ्रू होती है। और अदर इनकम का मतलब है जो बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने से पैसा नहीं मिला, बिजनेस के प्रोडक्ट को बेच करके हमें इनकम नहीं हो रही है। करेक्ट। तो तुमने देखा कि जो अदर इनकम है वो कोई नई चीज नहीं है, जो तुम पीएनएल अकाउंट के आइटम क्रेडिट में लिखते थे ना वही चीज है। तो इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। फिर हमारे पास आ जाती है टोटल इनकम, टोटल इनकम। टोटल इनकम मेरे पास आ गई ट्रेडिंग एक्टिविटी से और नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो भी मैंने इनकम अर्न करी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम क्या करते हैं, फिर एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस करेंगे। अब एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेजेस, बी चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ये सब तुम्हें नोट्स में भी कंप्यूट करने पड़ेंगे। सी एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डी फाइनेंस कॉस्ट, ई डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं तो बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एफ, और जो खर्चे इन कैटेगरीज में नहीं आ पाएंगे उनको हम अदर एक्सपेंसेस की हेड की कैटेगरी में रखेंगे। करेक्ट। फिर ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन सबको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। और फिर उनका हम टोटल करेंगे। तो ये एक्सपेंसेस का टोटल अब मेरे पास आ गया, सारे खर्चों का टोटल आ गया। करेक्ट। इसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है, इसको हम लिखते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस को हासिल करने के बाद टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 और उसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मुझे आइटम नंबर 3 में से, टोटल इनकम में से आइटम नंबर 4 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा, ये मैंने 5 यहां पर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, टोटल 5 कर दो यहां पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हासिल करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम का मतलब है जो नॉर्मली रोज नहीं होती, जैसे कि सेल ऑफ मशीनरी, किसी मशीनरी को हमने बेचा, उस पर कोई लॉस हो गया। पहले तो मशीनरी को बेचना, ये एक एक्सेप्शनल आइटम है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। या हमने इन्वेंट्री को बहुत हैवी मार्जिन से कम कर दिया, जैसे इन्वेंट्री 1 लाख की थी, हमने उसको 10,000 पर ही लिखा, तो इसको हम बोलते हैं हैवी अंडर कटिंग ऑफ इन्वेंट्री। ये सब एक्सेप्शनल आइटम माने जाते हैं। तो एक्सेप्शनल आइटम से जो भी नफे या नुकसान होंगे वो हम यहां पर लिखेंगे, वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या है, गेन है या लॉस है। इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे कि कहीं गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिली कैपिटल नेचर की, तो हमें आए दिन गवर्नमेंट से ग्रांट थोड़ी मिलती है, तो ये एक्स्ट्रा, कभी कभार ग्रांट मिलती है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की है, करेक्ट। या हमारा कोई बहुत पुराना सा केस चल रहा था 10-20 साल से, अचानक उसका निर्णय आ गया हमारे अगेंस्ट, हमें पैसा देना पड़ गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होंगे या लॉसेज होंगे वो हम लिखेंगे। उसके अलावा प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे या इनकम जो उभर तो करंट ईयर में रहे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक करंट ईयर से पहले के सालों से रहा था, उनको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, करेक्ट, जो कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में ज्यादा पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये आइटम, ये चीजें माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड बिफोर प्रायर पीरियड आइटम था। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला है, ये आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड आफ्टर प्रायर पीरियड आइटम्स है, करेक्ट। इस प्रॉफिट को हासिल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को हासिल करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने टैक्स एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करते हैं। अब मैंने यहां पर सिर्फ टैक्स एक्सपेंस लिखा, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में मैं यहां पर जब टैक्स एक्सपेंस लिखता हूं तो मुझे यह भी बताना पड़ता है कि करंट टैक्स कितने हैं, डेफर्ड टैक्स कितने हैं। मैंने कहा डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट आप फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ टैक्स एक्सपेंसेस लिखा। तो जो भी टैक्स के खर्चे हैं वो माइनस करने के बाद जो बचेगा, जाहिर है फिर उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वैसे हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। क्या बोलते हैं, फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड का मतलब है इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड, जो भी करंट अकाउंटिंग पीरियड है, इस पीरियड में हमारा प्रॉफिट और लॉस इतना हुआ। तो इस तरीके से तुमने देखा जो शेड्यूल है, खासतौर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का,
इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, इसमें हम डायरेक्टली प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकालते हैं। अब ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमारे पास आ जाता है, बेसिकली ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसके बाद वैसे इसी फॉर्मेट के नीचे, चलो मैं शीट को किनारे कर देता हूं, शीट नंबर 9 है या 8 है, 9 है। अब शीट नंबर 10 में मैं आ गया, करेक्ट। अब होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रॉफिट फॉर द लॉस क्या था, नंबरिंग क्या थी उसकी, प्रॉफिट की 11th। तो 12th मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में, तुम्हें तो नहीं करना पड़ेगा अपने कोर्स के लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना पड़ता है, हमें अपनी अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जो कि तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS20 में पढ़ते हो, अर्निंग पर शेयर कंप्यूट करके बतानी पड़ती है, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी। ये बेसिक और डाइल्यूटेड क्या होती है, मैंने कहा ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का विषय है। एक बेसिक अर्निंग होती है, एक डाइल्यूटेड। बेसिक का वैसे मतलब है कि अभी कितनी अर्निंग है, और डाइल्यूटेड का मतलब है कि पॉसिबली ये अर्निंग में क्या फ्लक्चुएशंस आ सकती है, ताकि इन्वेस्टर्स जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो उनको पता लगे कि आज के दिन अर्निंग पर शेयर कितनी है और फ्यूचर में क्या पॉसिबली हो सकती है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट्स बनाए गए हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के, तुमने देखा ये वर्टिकल फॉर्मेट में है और इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। अब क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स जैसे हमने बैलेंस शीट के लिए बनाए थे, ऐसे ही इसमें भी हम बनाते हैं नोट्स। तुमने देखा कि मैंने आइटम पहले लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब निकला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक तो लिखो सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिव, एनी अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एनी अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एनी अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेस, अगर कभी क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी दी हो बाई चांस, तो वो तुम माइनस करोगे, करेक्ट। उसके बाद जो आएगा उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आगे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेते हैं हमने नोट नंबर 1 से अब कंप्यूट कर लिया, अब ये जो फिगर आएगी वो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आगे लिख देंगे। इसी तरह से फिर अदर इनकम, अदर इनकम, और अदर इनकम के आइटम के का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और जो इससे पहले आप अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आइटम लिखते थे ना, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है डिवेंचर्स में, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला, शेयर्स में करी है तो आपको डिविडेंड मिला। तो ये जो इनकम आपको मिल रही है वो आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से नहीं मिल रही है। रेंट रिसीव्ड, आपने अपना कोई प्रीमिसेस लेट आउट करा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड,
net gain or loss on sale of any non operating एक्टिविटी। जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची, करेक्ट, और उसमें मुझे कोई लॉस हो गया, कोई फिक्स्ड एसेट बेचा उसमें कोई लॉस हो गया, तो वो इधर आएगा। अच्छा, या गेन हो गया, क्योंकि यहां तो मैं अदर इनकम की बात बता रहा हूं, तो यहां मुझे सिर्फ गेन ही लिखना चाहिए, यहां सिर्फ। वैसे नेट गेन का क्या मतलब है? नेट गेन का मतलब है, मान लो मैंने 2 एसेट बेचे, एक में मेरे को 50 रुपए का गेन हो गया, एक में 40 का नुकसान हो गया, तो मैं नेट लिख दूंगा 10 रुपीज। तो इस तरह से आपके पास अदर इनकम भी आ गई। अब उस अदर इनकम में से फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे खर्चे होते हैं वो हम माइनस करते हैं, इजंट इट और नॉट? नेट इनकम को कंप्यूट करने के बाद फिर हम डिफरेंट टाइप के खर्चे माइनस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो अपथर्ड, और उनको टाइम लिमिट भी देखनी पड़ती है। अब टाइम लिमिट, ये ग्रीन लाइट जब हो जाती है ना, तो इस बात को शो करना शुरू हो जाता है कि आपका टाइम जो है बिल्कुल नजदीक आ गया है। अब बाकी जो एक काम करते हैं, अभी मैंने टोटल इनकम तक की बात करी है, बाकी जो नोट्स हमें बनाने होंगे वो फिर मैं अब नेक्स्ट सेशन में ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर स्पीच स्टार्ट करूंगा तो 1-2 मिनट के बाद वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको अभी नेक्स्ट सेशन में हम जारी रखते हैं। ठीक है।